नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। और चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम लगाने वाले हैं विशेष रूप से ध्यान रखना, सी टेट का फुल लेंथ पेपर है। सबसे पहली बात तो ये है, यानी इसमें होंगे 150 प्रश्न। पूरे 150 क्वेश्चन में से आपके कितने आते हैं आप अपने देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको इसके एकदम सही और सटीक उत्तर दे दूंगा, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक, तो सबसे शुरू कर लीजिए फटाफट से। एक पेन और एक पेपर होना चाहिए आपके पास, जिस पर आप अपने क्वेश्चंस लगाते जाएं। अगर आपके इस 150 में से अगर 90 नंबर आते तो भैया आपका सीटर एकदम क्लियर है। और समझ लो इसमें आपके 90 आ गए तो बाकी में भी आपके 90 आने की उम्मीद है। तो देखते हैं। इसका लेवल जो है वो मिडिल में रखा गया है, ना लो है ना हार्ड है, तो मिडिल में रखा गया है, उसी हिसाब से आपको कराया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है जी। थोड़ा क्वेश्चन को हम जल्दी रीड करेंगे, जल्दी में रहेंगे तो आप वीडियो को पॉज करके या उसे रिमाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो सकते। तो मैं सिर्फ आपको आंसर इनके बताऊंगा, बाकी आप हैं महान हैं, द ग्रेट पर्सन। तो आप शुरू करिए फटाफट से। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया क्या है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। डिस्ग्राफिया आपको पता है, इसमें प्रश्न के विकल्प पढ़ लीजिए। पहले एक भाषण विकार है। भाषण विकार का मतलब होता है बोलने वाला, जिसमें विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां होती हैं। दूसरा है एक गतियुक्त विकार है, जिसमें विशेषता स्थूल पेशियां बाधित होती हैं। और तीसरा है एक तंत्रिकीय विकार है, जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। और चौथा है एक मनोवैज्ञानिक विकार है, जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव तथा आवेगशील व्यवहार है। तो इसका कौन सा सही होगा। देखो, डिस्ग्राफिया, ग्राफ का मतलब होता है अक्षर बनाना, तो इसका तीसरा वाला जो उत्तर है एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद है आपका ये वाला प्रश्न एकदम इसका जो उत्तर है वो सही गया होगा। तो पहला 1 नंबर हमने सीधा कर लिया, किसमें से 150 में से। अगला चलते हैं। वह शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी की व्यक्तिगत क्षमता, रुचि एवं गति के अनुसार शिक्षण किया जाता है, तो कहलाएगी। अब देखो, किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार और उसकी रुचि के अनुसार जब हम पढ़ाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन या विभेदित शिक्षण कहेंगे, विसर्जन कहेंगे, या अनुशासनात्मक शिक्षण कहेंगे। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा हमारा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी इसका दूसरा वाला जो उत्तर है वो एकदम सही है। आपका कौन सा, आप लगा लीजिए। अगला चलते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। केवल प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा देना, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, केवल विशेष बच्चों के लिए विद्यालय बनाना। तो विशेष के लिए नहीं होगा, समावेशी का मतलब होता है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे हों। तो इसका दूसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। दूसरा उत्तर इसका सही है। प्रश्न संख्या 4। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते कौन। जैविक परिपक्वता, सामाजिक अंतःक्रिया, आनुवांशिकता और शारीरिक विकास। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की का सामाजिक अंतःक्रिया, ध्यान रखना। प्रश्न संख्या चलते हैं 5। कॉलवर्क के अनुसार अच्छा लड़का या अच्छी लड़की का स्तर किस चरण में आता है। तो पूर्व परंपरागत आएगा, उत्तर परंपरागत आएगा, या आपका पूर्व संक्रियात्मक आएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, परंपरागत स्तर पर लड़का या लड़की का बोध होना शुरू हो जाता है। प्रश्न संख्या चलते हैं 6। प्रश्न संख्या 6 क्या। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को गहराई से समृद्ध बनाना कहलाता है। गहराई से समृद्ध बनाने का मतलब है उसका और विस्तार करना। तो त्वरण कहलाएगा, संवर्धन कहलाएगा, समावेश कहलाएगा, या विसर्जन कहलाएगा। तो इसमें हम समावेश की बात नहीं करेंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि समावेश जो होती है वो कक्षा होती है जिसमें सभी प्रकार के विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन तो कट ही गया, समझ लो, है ना। अब गहराई तक है तो विसर्जन कहलाएगा, संवर्धन या इनरिचमेंट। तो जो इसका सही उत्तर है वो आपका संवर्धन, यानी सब्जेक्ट को इनरिच कर रहे हैं आप और महत्वपूर्ण से समझा रहे हैं। दूसरा वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 7। शैशवावस्था में सामाजिकरण की
अवस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, जबकि प्रारंभिक अवस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें संस्था पूछी जा रही है, पहली संस्था पूछी जा रही है शैशवावस्था के लिए और दूसरी पूछी जा रही है प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है, तो सही उत्तर इसका कौन सा होगा, हम मैं बता देता हूँ आपको। सही उत्तर होगा माध्यमिक और प्राथमिक, यानी बाल्यावस्था में प्राथमिक जो है महत्वपूर्ण संस्था है, जबकि शैशवावस्था में माध्यमिक जो है वो महत्वपूर्ण अवस्था। तीसरे वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 8। लेव बायस्की के अनुसार क्या है, इनके अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। दूसरा कह रहा है इसमें संज्ञानात्मक विकास भाषा को सुगम बनाता है, संज्ञानात्मक विकास भाषा को क्या करेगा, सुगम बनाएगा। और तीसरा है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और अंतिम है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास से सुगम बनाता है। तो भाषा विकास जो है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाएगा। फोर्थ वाला जो है ये इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 9। कक्षा में समावेश का तात्पर्य, किसी भी क्लास में समावेश का क्या तात्पर्य होता है, इंक्लूजन का क्या मतलब होता है। विकल्प दे रखे हैं, समझिएगा। सभी बच्चों को अलग अलग विद्यालय देना, विशेष बच्चों को अलग से कक्षाओं में रखना, सभी बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित करना, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना। तो इसका जो तीसरे वाला है वो सही है कि हमें सभी बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रणाली से पढ़ाना है। लेकिन इसके ऑप्शन में क्या करा है, आकलन के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। मानक संदर्भ आकलन नैदानिक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करता है। मानक संदर्भ आकलन नैदानिक परीक्षण तथा उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। मानक संदर्भित आकलन यह बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। हमारा जो प्रश्न है, जो आपका 9वां प्रश्न है, उसका उत्तर है कि सभी बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित करना, और ये उसी के बारे में दूसरा है जिसमें से आपको उत्तर सही लगाना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका 9वें का वो होगा तीसरा। मानदंड समृद्ध आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी होता है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 10 क्या कह रहा है, वह शिक्षण प्रक्रिया जिसमें केवल शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है और विद्यार्थी सक्रिय भूमिका में होते हैं कहलाती है। तो जब विद्यार्थी सक्रिय भूमिका में होंगे तो चाइल्ड सेंटर्ड हो गई, यानी विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण कहलाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहलाएगी। प्रश्न संख्या चलते कौन 11 का उत्तर पियाजे के अनुसार बच्चा कंजर्वेशन की अवधारणा को किस अवस्था में सीखता है, कंजर्वेशन की अवस्था को किस अवधारणा में किस में जाके सीखेगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो है आपका तीसरा, यानी मूर्त संक्रियानात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जाके वो सीखेगा। प्रश्न संख्या हमारे पास 12, समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्व किसको दिया जाता है, प्रतियोगिता को, सहयोग तथा सहभागिता को, चयन एवं बहिष्करण और वर्गीकरण को। तो इसका सही उत्तर होगा सहयोग एवं सहभागिता। प्रश्न संख्या चलते हैं 13, वाइगोत्स्की का ZPD मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है भाई, है ना। डेवलपमेंट का संबंध है किससे, स्वतंत्र अधिगम से, निर्देशित से, सहयोगात्मक या रटंत वाले से। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला, यानी निर्देशित अधिगम। कौन सा है, निर्देशित अधिगम, ठीक है। प्रश्न संख्या चलते हैं 14, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना तथा ग्रेड देना, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग करके अधिगम को सुधार किया जा सके, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानदंड तथा मानक तथा मानदंड से करना। तो 14 में का जो उत्तर सही होगा वो कौन सा सही होगा, हमारा तीसरा उत्तर इसका सही है, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सके। प्रश्न संख्या चलते 15, किस आयु के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं
और ऐसे चुटकुले एवं पहेलियों को पसंद करते हैं जिसमें शब्दों के साथ खेला गया हो। तो किस आयु के, उम्र की बात की जा रही है यहाँ पर, तो किस आयु के बच्चे जो है पहेलियों में खेलना शुरू करेंगे, तो इसका होगा 7 वर्ष के बच्चे इस तरह की हरकतें करेंगे। प्रश्न संख्या चलते 16। कैरोल गिलगिन ने कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की आलोचना की। तो नैतिक, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत था उसमें कैरोल गिलगन ने किस हिसाब से उनकी आलोचना की थी। आलोचना करते मतलब किसके अगेंस्ट जाना, तो इसका दूसरा वाला जो उत्तर है वो सही है, नारीवादी दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से उसकी अवहेलना की थी। प्रश्न संख्या चलते हैं 17, है ना, किससे लिया गया है ये 17। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषता में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करके दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो 17 में का जो उत्तर है वो है आपका केंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 18। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि और सोच होती है वो धीमी होती है तथा कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, जबकि मध्य में वो स्थिर हो जाएगी और कैसे हो जाएगी, तार्किक हो जाएगी। यानी पहला वाला उत्तर इसका एकदम सही है। प्रश्न संख्या चलते हैं 19 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशक है, स्थूल गतिक कौशल है। तो इसमें बुनाई करना, तैरना, कागज पर रूपरेखा काटना, कागज के बड़े आकार की रूपरेखा के अनुसार काटना। तो इसमें से कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा 19 का जो आपका दूसरा वाला जो उत्तर है वो सही है, स्थूल गतिक कौशल का दूसरा, यानी तैरना जो है वो स्थूल गतिक कौशल में आएगा। प्रश्न संख्या है वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया मुख्यतः किस पर आधारित होती है, जैविक पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर, या फिर जैविक पर, सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा पर, आनुवंशिकता पर, पुनर्वलन पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला, यानी सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा पर। प्रश्न संख्या चलते 21 में कह रहा है इसका फोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है। इसका फोल्डिंग स्वतंत्र अधिगम होता है, निर्देशित सहायता होती है, या फिर आपका रटंत अधिगम होता है, परीक्षण आधारित अधिगम होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसके फोल्डिंग जो है वो निर्देशित सहायता होती है। कक्षा के अंदर जो शिक्षक हमें सहायता प्रदान करता है उसे इसका फोल्डिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। प्रश्न संख्या चलते हैं 22। पियाजे के अनुसार रिवर्सिबिलिटी यानी उल्टनीयता किस अवस्था में विकसित होती है। तो रिवर्सिबिलिटी जो विकसित होगी वो कौन सी अवस्था में विकसित होगी, तो इसका सही उत्तर है तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रिवर्सिबिलिटी जो है वो विकसित होती है। प्रश्न संख्या चलते 23 क्या कह रहा है, समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है, प्रतिस्पर्धा, समानता, न्याय संगत, इक्वलिटी और चयन। तो न्याय संगत इक्वलिटी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की मुख्य सीमा मानी जाती है। मुख्य सीमा क्या है, सांस्कृतिक पक्ष की उपेक्षा, भावनात्मक पक्ष की उपेक्षा, या केवल व्यवहार पर ही आधारित होना, केवल बच्चों पर लागू होना। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। आपका जो सही उत्तर है वो आपका पहले वाला, सबसे पहला जो उत्तर है वो सही है, सांस्कृतिक पक्षों की उपेक्षा। प्रश्न संख्या 25, बहुबुद्धि सिद्धांत का मूल आधार है बुद्धि के बहुआयामी होना। बुद्धि का बहुआयामी होना बहुबुद्धि का मूल आधार होता है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 26, असेसमेंट एज लर्निंग का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। असेसमेंट एज लर्निंग का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, ग्रेड प्रदान करना, आत्म मूल्यांकन को विकसित करना, तुलना करना, या वर्गीकरण करना। तो इसका दूसरा उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, आत्म मूल्यांकन को विकसित करना। प्रश्न संख्या चलते हैं 27, रचनावादी शिक्षण का मूल सिद्धांत क्या है। रचनावादी का ज्ञान का स्थानांतरण, ज्ञान का निर्माण और ज्ञान का स्मरण या ज्ञान की पुनरावृत्ति। तो इस रचनावादी का मतलब होगा रचना करना, और रचने का मतलब होता है यहाँ पर जो है वो आपका हो जाएगा
ज्ञान का निर्माण करना। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज रचनावादी। प्रश्न संख्या 28, बाल विकास का विभेदीकरण सिद्धांत बताता है विकास सरल से जटिल की ओर होता है, विकास जटिल से सरल की ओर होता है, विकास अचानक होता है, विकास असंगठित होता है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका? इसमें जो पहला वाला उत्तर सही होगा, विकास सरल से जटिल की ओर होता है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं 29 में कह रहा भावात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रमुख घटक है आत्म जागरूकता, तार्किक क्षमता, स्मृति शक्ति या भाषिक योग्यता। इनमें से कौन सा होगा जो इमोशनल इंटेलिजेंस का मुख्य होगा, मुख्य घटक होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका, सही उत्तर कौन सा? पहला, आत्म जागरूकता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। संख्या चल रही 30, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, कथन संबंधित है किससे? व्यवहारवाद से, संज्ञानवाद से, और या फिर आपका सामाजिक रचनावाद या जैविक सिद्धांत से। सीखना क्या है? सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सामाजिक रचनावाद से। सामाजिक रचनावाद इसका सही उत्तर है।